भारत के संविधान ने हमें समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार दिया है। आज गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर मैं उस हर शक्ति को नमन करती हूँ जो इस देश की हर नारी में सम्मानित है। यह नाटक हमें याद दिलाता है कि जब एक नारी सशक्त होती है तो न केवल उसका परिवार, पूरा राष्ट्र मजबूत होता है। परेशान तो रहूंगा ना पति, आज मुझे अपने बाप का घेरा और उसके हाथ पीले करने का समय आ चुका है। लेकिन हमारी अनुजी अभी सिर्फ 9 साल की है, अभी तो उसके पढ़ने लिखने और खेलने कूदने के दिन है। देख पार्वती, लड़कियां परायधन होती हैं और परायधन को इतनी लिखत पैदा कर दो उतना अच्छा होगा और कल से आनंदी पड़ेगा सब बंद। बापू इसका मीनिंग क्या है? आप मुझे पढ़ाई लिखाई करने क्यों नहीं देते? तेरी गलती है कि तू लड़की है, नहीं तो होती तो क्या बापू, लड़का होती तो क्या? लड़की ज्यादा जमाना चला लगभग ऐसे खेच के बाहर निकाल लूंगा। बापू मैं पंडित का कुछ बनना चाहती हूँ, मेरी पढ़ाई ना रोको बापू। तुझे पढ़ना है तो पढ़, लेकिन सारी उस बाप की शादी बोल करना बैठ। बापू अभी तो मेरी उस पढ़ाई लिखाई की है, मुझे पंडित का डॉक्टर बनना है। पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, आज से पढ़ाई का काम करना पड़ेगा। नहीं बापू, नहीं बापू नहीं। बापू ने तुमने क्या किया? तुमने मेरी पढ़ाई को ही नहीं पढ़ा। बापू तुमने मेरी किस्मत फाड़ दी, मेरी किस्मत। एक कॉपी किताब सिर्फ छोरों के लिए होती है, छोरियों के लिए नहीं। छोरियों के हाथ में सिर्फ अच्छी लगती है मेहंदी, सिर्फ मेहंदी। बापू मैं लड़की हूँ तो क्या हुआ? लड़का और लड़की तो हमारे दोनों आंखों के समान होते हैं। चुप रह नहीं, और ऐसा मान कि अब तक तो जिंदा है। अगर वक्त ने तेरे कदमों के मार दिया होता तो आज जिंदा नहीं होती। बापू मुझे चूल्हा जलाना अच्छा ना लगे। देख छोरी, तुझे चूल्हा सीखना पड़ेगा। वही कल के कल, अब मेरा ब्याह होगा वही कल के कल। अगला नारी है हमारी यही कहानी, आंचल में है प्यार और आंखों में है पानी। मुझे माफ कर दे बेटी, मेरे जितनी बात क्या है मेरी एक न चलने वाली। मुझे माफ कर दे बेटी, मुझे माफ कर दे। इस प्रकार आज 9 वर्ष की छोटी आयु में आनंदी का विवाह गोपाल कृष्ण राव से हो गया। बाल विवाह एक सामाजिक कुरीति है और इसका शिकार होना पड़ा आनंदी को। 5 वर्ष बाद आनंदी 14 वर्ष की हो गई है और अब उसके घर एक शिशु ने जन्म लिया है। आगे आगे देखते हैं क्या होता है। अरे देखिए ना, इसे क्या हो गया है? अरे इसका माथा तो अंगार की तरह तप रहा है, इसे तो बहुत तेज बुखार है। आप भी ना कुछ में बोलते हैं, लीजिए मुझे। माधव, माधव, जल्दी जाओ और मैं तो बुला कर लाओ। जी अभी बुला के लाता हूँ। अरे तुम क्या कर रही हो आनंदी? मैं भगवान की विभूति लगा रही हूँ। अरे बस करो आनंदी, ये सिर्फ तुम्हारा विश्वास है। अरे आप यकीन तो कीजिए, भगवान की कृपा से इसका माथा ठंडा हो रहा है और सुबह खुश बैठे है ना बेटा। आंखें खोलो बेटा, तुम्हें तुम्हारी माँ बुला रही है। आंखें खोलो बेटा, आंखें खोलो। देखिए ना इसे क्या हो गया है, आंखें भी नहीं खोल रहा। आनंदी अब हमारा बेटा कभी आंखें नहीं खोलेगा। नहीं, मेरे बेटे को कभी कोई नहीं छीन सकता। पागल मत बनो आनंदी। माधव, माधव, पागल मत बनो आनंदी। भगवान ने मेरा बच्चा मुझसे छीन लिया। अरे भगवान ने नहीं, तुम्हारी अशिक्षा और तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा बच्चा छीना है। अगर तुम पढ़ी लिखी होती तो आज हमारा शिशु जिंदा होता। तुम अनपढ़ हो आनंदी, अनपढ़। नहीं रहूंगी मैं अनपढ़। मैं पढ़ूंगी ताकि कल किसी और आनंदी को इलाज के अभाव में अपना बच्चा ना खोना पड़े। शाबाश आनंदी, और यही तुम्हारे अपराध का प्रायश्चित भी है। अब आनंदी पढ़ने लिखने लगती है। अरे आनंदी, तुम्हारी कक्षा 12 का परिणाम आ चुका है और तुमने पूरी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। कुछ समय पश्चात। अरे आनंदी, तुम्हारी मेहनत रंग लाई, तुम्हें शिक्षा वृत्ति मिली है और ये लो तुम्हारा अमेरिका जाने का टिकट। मुझे शिक्षा वृत्ति मिली है, मैं अमेरिका जा रही हूँ, पर ये सब मैं अकेली कैसे कर पाऊंगी? अरे आनंदी, तुम खुद को इतना कमजोर क्यों समझ रही हो? अरे फिर तुम्हारे इतने पढ़ने लिखना क्या फायदा? तुम गवार हो आनंदी, गवार। गवार नहीं हूँ मैं गवार। तो इस प्रकार 7 अप्रैल 1880 में आनंदी अमेरिका के पेनिसिल्वेनिया के लिए रवाना हुई और 3 साल बाद उन्होंने डॉक्टर ऑफ मेडिसिन की उपाधि प्राप्त की। इधर आनंदी के पिता की तबीयत बहुत खराब है। आइए देखते हैं आगे क्या होता है। लगता है मेरे जाने का समय आ चुका है। ऐसा मत बोलो, शहर के बड़े हॉस्पिटल में अमेरिका से डॉक्टर है, एक बार वहाँ पर चलकर दिखाते हैं। सही कह रहे भैया, कम से कम हमें तसल्ली तो हो जाएगी। हाँ हाँ चलो चलते हैं, हॉस्पिटल चलते हैं। अरे इस मरीज की तो हालत बहुत खराब हो रही है।
अब तो इसे कोई चमत्कार बचा सकता है। ऐसा मत बोलो भाई, डॉक्टर साहब कब तक आ जाएंगे? लो आगे डॉक्टर मैडम। डॉक्टर मैडम जल्दी देखिए, इस मरीज की हालत बहुत खराब हो रही है। साहब मुझे मिलना है डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब नहीं, डॉक्टर मैडम बोलो। डॉक्टर मैडम, उन्होंने तुम्हें नया जीवन दान दिया है। ये लो आपकी डॉक्टर मैडम, लो मिल लो इनसे। डॉक्टर मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस गरीब की जान बचाई है। ये गरीब आपको भला क्या दे सकता है? वचन वचन चाहिए मुझे कि कभी ये नहीं कहूंगी कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती। वचन? कैसा वचन? अरे सामलाल, तुमने पहचाना नहीं? तुम्हारी बेटी आनंदी, आनंदी है। आनंदी? माफ कर दे बेटी, मुझे माफ कर दे, मैं तेरा गुनहगार हूँ। नहीं पिताजी, वही आनंदी जिसके हाथ पीले करके आप उसकी सारी जिंदगी काला देना चाहते थे। माफ कर दे बच्ची, मुझे माफ कर दे। नहीं नहीं पिताजी, मैंने तो आपका एहसान चुकाया है। याद है ना आपको अपना एहसान जो बचपन में आपने मुझ पर किया था? ताने सुनाकर जीते जी मार डाला तुमसे। और बोलिए पिताजी, और किस किस को मार डालेंगे आप? माफ कर दे बच्ची, मुझे माफ कर दे, मैं तेरा गुनहगार हूँ। पिताजी आप ही तो कहते थे ना किताबें सिर्फ बेटों के हाथ में रखती है, बेटों के हाथ में तो सिर्फ मेहंदी। बेटों और बेटियों में फर्क करना तो दो आंखों में फर्क करने समान है। एक का पढ़ना और एक का ना पढ़ना सामाजिक अंधकार है पिताजी, सामाजिक अंधकार। उपकार मांगता हूँ मैं तुझे इस बेटी का, जिसने मुझसे सारे कुछ ना मांगा तो सिर्फ बराबरी का दर्जा। बनना सच तो ये है, मैं तेरे माफी के भी लायक नहीं हूँ बेटी, मैं तेरे माफी के भी लायक नहीं हूँ। आनंदी, आप कहते अपने बापू, अगर सुबह का बोला शाम को लौट जाए उसे बोला नहीं कहते। तो इस प्रकार आनंदीबाई जोशी अपनी मेहनत सिर्फ फर्क नहीं, यह उन आदर्शों की याद दिलाता है जो संविधान में हमें दिए हैं, और महिला सशक्तिकरण उसी संविधान का एक अनमोल हिस्सा है। जब एक नारी सशक्त होती है तो पूरा समाज सशक्त होता है। महिला सशक्तिकरण ही सच्ची गणतंत्र की नींव है। संविधान ने हमें समानता का अधिकार दिया है। अब हमें महिलाओं को